ये नरेंद्र मोदी कहता था नोटबंदी के बाद ख़त्म हो जाएगा आतंकवाद कश्मीर में, और उसके बाद अमित शाह कहता था कि पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर श्री कहते हैं कि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो वहाँ आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और मर्डर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आतंकवाद। अरे चूतियों, किसको बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग? रोज़ वहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और तुम ही लोग करवा रहे हो। हमें नहीं मालूम? क्या हमें नहीं मालूम? अजय मिश्रा टेढ़ी के लौंडे को बचाने जब तुम निकल सकते हो तो सारे के सारे हथकंडे तुम करा सकते हो, ये साफ है। इसलिए आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय दोबारा वही चीज कर रही है। मेरी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ जिसकी आज, कल, उससे पहले आतंकवादी हमलों में मृत्यु हुई, उसके परिवारों के साथ मेरी संवेदना। लेकिन क्या आप जानते हैं करवा कौन रहा है? I mean, अगर आप बात करेंगे कश्मीरी पंडित लीडर्स के साथ तो वो तो बोलेंगे जगमोहन पिता उनका, अटल बिहारी दादा उनका और मोदी जी भगवान उनके, पर यही लोग इनको चूतिया बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। घर वापसी कराएंगे, एक आदमी घर वापसी नहीं हुई। जो थोड़े बहुत हिंदू थे वहाँ पे घाटी में, जो थोड़े बहुत गांव देहात में रहते हैं वो तो फिर भी ठीक से रह रहे हैं। अब श्रीनगर की बात करिए, शाम को 7 बजे दुकानें बंद कर दो, लोग वहाँ से छोड़ के अब जाना शुरू हो गए हैं। ये जो डर का माहौल दोबारा पैदा किया जा रहा है घाटी को लेके, ये मोदी अपना फेलियर, चाहे वो कोरोना का फेलियर हो, चाहे जीडीपी का फेलियर हो, चाहे इकोनॉमी का फेलियर हो, चाहे अब यूपी का फेलियर हो, चाहे वो ड्रग्स पकड़ा गया 3000 करोड़ का जो अडानी के मुंद्रा पे, उन चीज़ों को बचाने के लिए, ये अपनी गांड बचाने के लिए कुछ भी कर लेगा। ये है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसको क्या फ़र्क पड़ता है, झोला उठा के चल देगा चूतिया, और क्या। लेकिन हकीकत यह है कि इन जैसे चूतियों की वजह से जब कुछ नहीं मिला तो आप कश्मीर को वापस लगा दो, इससे पहले किसानों को खालिस्तानी बोल दो, कुछ नहीं मिला तो आज अम्बाला पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर दी भाजपा के सांसद ने, वो सैनी जो है, नायब सैनी ने, उसके लोगों ने, उसकी गाड़ी थी। और उससे पहले लखीमपुर खेरी कौन नहीं जानता, और हम सब जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन सब पे 500 से ज़्यादा किसानों की शहीदी हो चुकी है। और ये भूतनी का जो है रोड एक्सीडेंट पर ट्वीट करता है, चुनाव, बस खाली चुनाव दिखता है। कोरोना के नाम पे इतना नाटक किया, बिना मास्क लगाए खुद बंगाल में जाके रैलियां करता था, सबको पता है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को ही कहना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई प्रधानमंत्री रैली करता था, हम गोलियां को चलाने का थोड़ा ऑर्डर कर। मतलब ये इस किस्म का आदमी, आज तक ये नहीं पता कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान पे नाम थोप दिया। अरे तुम पाकिस्तान पे नाम थोपो, बिल्कुल थोपो, लेकिन साबित तो करो। साबित तो तुम चुतियापा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ये बकवास लोग, पता नहीं किन चूतियों ने वोट दे करके इनको सरकारों में बिठा रखा है। आज से हिंदू फिर पलायन कर रहे हैं घाटी से। ये वही भारतीय जनता पार्टी RSS की आइडियोलॉजी है। हमें हर उस पलायन करने वाले का और वहाँ रहने वाले का साथ देना है, क्योंकि ये भारत हमारा है, इन हरामजादे संघियों का नहीं है। हो सकता है कि मेरी ऐसी बातों की वजह से कल को मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले, कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ये चीज़ पे पूरी मेहनत करिए, कश्मीरियों का साथ दीजिए। सारे कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं। और ये जितने मीडिया में अमन चोपड़ा और ये जितने अर्नब गोस्वामी और ये जितने भी अमीश देवगन जैसे हरामजादे कुत्ते के पिल्ले मादर भगत हैं ना, जो आप लोगों को गलत भड़का रहे हैं, इनको बता दो कि इनके जितने स्टूडियो हैं फूंक दिए जाएंगे। जी, धमकी ले लो, क्योंकि आप अगर देश को गुमराह कर रहे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि सेल्फ डिफेंस में हम कुछ भी करेंगे। अगर आप देश में आग भड़काएंगे तो आप मार खाएंगे। सुन ले अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी, ये तुम्हारे जैसे जितने भड़वे हैं ना मीडिया के, जो देश को गुमराह करते हैं, तुमको ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। अरे तुम्हारे स्टूडियो में आकर के तुम्हारी गांड में ऐसे डंडा डालेगा ना भारतवर्ष, तुम्हें पता नहीं चलेगा जाओगे कहाँ और आओगे कहाँ से। याद है ना सलमान का डायलॉग, इतने छेद कर देंगे कि ये नहीं पता चलेगा कि सांस कहाँ से लें और गांड कहाँ से मरवाएं। ये हाल हो जाएगा तुम्हारा। मीडिया वालों, तुमको ये लगता है कि मोदी बचा लेगा, योगी बचा लेगा? अरे मोदी और योगी अपनी बचाने घूम रहे हैं आजकल। तुम साले कहाँ हगोगे, कहाँ मूतोगे, तुम सोच लो पहले। कश्मीरियों का साथ दीजिए, कश्मीरियों के बारे में गलत मत सोचिए। ये तो साले हरामजादे हैं मीडिया वाले और संगी। ये तो कल को सिखों को खालिस्तानी बोल देते हैं, ये तो कश्मीरियों को पाकिस्तानी बोल देते हैं। ये साले भड़वे लोग हैं, इनको सीधा करना पड़ेगा। नमस्कार। कश्मीर
कल, आज और कल। जी, कश्मीर घाटी, कल, आज और कल। इस पे हम लोगों को कुछ बहुत छोटी छोटी बातों को समझ लेना ज़रूरी है। कश्मीर घाटी में हो सकता है आधे से ज़्यादा भारतवासियों को तो ये लगे कि जब से पैदा हुए तब से यही सुनने में आ रहा है कि वहाँ तो सिर्फ आतंकवाद ही होता है। कम से कम आधे भारतीयों को तो यही लगता है। बाकी जो पुराने आधे भारतीय हैं उनको शायद ये लगता है कि हाय अल्लाह हाय राम, कितना बढ़िया कश्मीर था हमारा और क्या हाल बना दिया है। और फिर मीडिया में बातें सुन सुन के एक ही बात समझ में आती, कश्मीर में तो आतंकवादी ही रहते हैं, यही सुनाई देता है आप लोगों को। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है, कश्मीर घाटी बहुत सुंदर है, जम्मू और कश्मीर हमारा है। कश्मीर के अंदर सारे कश्मीरी और कश्मीर से बाहर जो हैं कश्मीरी वो भी हमारे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जब हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तब से कुछ तकलीफ़ें चलती चली आ रही हैं। उनको सुलझाने के लिए किसी तरीके से उस बात को बेटर करके भारत के साथ अच्छे रिलेशन वहाँ के लोगों के रहें और जम्मू और कश्मीर का उद्धार हो, इसके लिए हर सरकार ने मेहनत करी 1947 से लेकर के जब कभी तक। लेकिन मुझे याद पड़ता है, मैं खुद कश्मीर घाटी में 2 साल से अधिक रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट रहा हूँ, वो भी सीनियर स्कूल का, जब हम सबको सारी बातें याद रहती हैं। मुझे याद है कि जब मैं बादामी बाग के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में पढ़ता था और अवंतीपुरा, वही पुलवामा वाला अवंतीपुरा, वहाँ से, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ से जब मैं जाता था स्कूल और मैं सीनियर क्लास में था, 11वीं वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा था, तो हम लोग क्लास बंक करके भी श्रीनगर घूमते थे, डल लेक के किनारे घूमते थे। जिन लोगों ने श्रीनगर देखा हो तो बादामी बाग बिल्कुल लगा हुआ है शंकराचार्य मंदिर वाले पहाड़ी से और बुलेवार्ड से, यानी कि डल लेक के पास बिल्कुल, तो सब कुछ नज़दीक नज़दीक है। तो स्कूल बंक करके हम जाया करते थे और स्कूल बंक करके घूमा करते थे कभी कभी, और डांट भी पड़ती थी, लेकिन बिल्कुल शांत, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ। क्योंकि मैं एक फ़ौजी पुत्र हूँ और भी फ़ौजी पुत्र हुआ करते थे सीनियर ऑफिसर्स के, कभी हम गुलमर्ग चले जाते थे, कभी हम कहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन 1988 का एंड आते आते मामला तंग यानी टेंस होना शुरू हुआ। 1989 में सबसे पहली जब वारदात हुई थी वो एयरफोर्स स्टेशन के पास हुई थी, वो श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके पास हुई थी। एक एयरफोर्स ऑफिसर को मारा गया था, वहाँ से ये बातें सारी शुरू हुई 1989 में। खास करके 1989 में जो हालात वैली में पैदा किए गए, वो हालात आप लोग समझ लीजिए किस बदौलत हुए। 1947 से लेके 1947 से लेकर के 1989 तक 42 वर्ष होते हैं। 42 वर्षों में ठीक है वहाँ के कुछ लोगों के साथ तकलीफ थी, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ जो अपना पॉलिटिकल हक मांगते थे, राजनीतिक हक मांगते थे। कुछ लोग तो भाई देश से अलग होने की भी बात करते थे, ये सारी बातें चलती थी। लेकिन 42 वर्ष मामला पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक, डिप्लोमेटिक, हर एटिक से देखा जाए तो सुलझा लिया जाता था या सुलझाने की तरफ बढ़ा जाता था। लेकिन 1989 में खास करके जब वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में थी, वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हम सबको मालूम है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे भारत के, तब कश्मीर में कांग्रेस की राज्य सरकार थी। लेकिन केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित थी। भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही वो प्रधानमंत्री थे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदमी को, जिसको हम जगमोहन के नाम से जानते हैं, जगमोहन को उठा करके उन्होंने बिठा दिया कहाँ? कश्मीर में गवर्नर। हाँ, वही जगमोहन जो दिल्ली में भाजपा के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके, स्वर्गीय हैं, उनको बना दिया गवर्नर जम्मू और कश्मीर का। श्रीनगर के अंदर 1989-1990 में जो हालात हुए
आप लोगों को यह बताया जाता है, कश्मीरी पंडितों को यह बताया जाता है कि जगमोहन तो पिता समान नहीं, जगमोहन वो रावण जिसने सारा का सारा काम बर्बाद किया। अब आप कहेंगे कि जगमोहन कैसे रावण हो सकता है? जगमोहन इसलिए रावण हो सकता है, जबकि लोग कहते हैं वहां तो कश्मीरी मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। हर राज्य में अगर आप इस समय भी देखेंगे, शाहनवाज हुसैन भी तो भाजपा में है, मुख्तार अब्बास नकवी भी है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। मुस्लिम का तो एक पूरा मंच बनाया हुआ है आरएसएस ने, एमआरएसएस कहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंच जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। उसी तरीके से उस जगमोहन ने वो चालाकी करी 1989-90 में। उसने कुछ मुसलमानों को, जो कि खास करके सेपरेटिस्ट थे, क्योंकि वैली में हम जानते हैं कश्मीर घाटी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम तादाद है, इसमें दो राय नहीं है। हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, बौद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी हैं, सब हैं। लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, और उसमें से कुछ जो हैं जिन्हें हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, जो अलग होना चाहते हैं इस देश से, वो कुछ हैं, कुछ। अब उनकी मांग कितनी सही है कितनी नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू जाने, इंदिरा गांधी जाने, या अटल बिहारी वाजपेयी जाने जो मिले थे उनसे, मैं तो नहीं जानता। लेकिन बात ये निकल करके आती है कि उन कुछ सेपरेटिस्ट्स की मदद से, वो जो आप लोगों ने सुना कि 1990 के अंदर खास करके जो मस्जिदों से वहाँ पे ऐलान हुआ हिंदुओं के लिए वगैरह, ये वो कुछ थे जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात सुनते हुए, उस जगमोहन के जाल में आते हुए ये चीज़ कश्मीर घाटी में की। और इसकी बदौलत ये हुआ कि कश्मीर घाटी के अंदर उन कुछ लोगों की वजह से वहाँ के हमारे कश्मीरी लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। जब मैं कहता हूँ कश्मीरी लोगों को, तो उसमें हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं, लेकिन जगह छोड़नी पड़ी, सबने जगह छोड़ी। वहाँ पे कितना हाहाकार मचा 1990 में हम सबको पता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, याद रखिएगा, और मैं कई बार टीवी चैनलों पे डिबेट कर चुका हूँ, सवाल ये भी उठता है जब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने दिन पलायन चला था 1990 में। वो सुशील पंडित जैसे लोग जो आप लोगों को गुमराह करते हैं, बड़े कश्मीरी पंडितों के लीडर बने फिरते हैं, उनसे भी मैंने कई बार टीवी पे पूछा, और आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि अगर कभी कोई बहुत बड़ी वारदातें होने लगती हैं किसी राज्य में, किसी जगह पे, तो फिर सेना बुलाई जाती है, पुलिस के जब कब्जे में ना रहे, कंट्रोल में ना रहे। पर सेना तो ऑलरेडी कश्मीर घाटी में 1947-48 से है, और इतनी सारी तादाद में है, इसलिए सेना को उन्होंने डिप्लॉय तो किया ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पलायन कश्मीरी पंडितों का जो कहा जाता है पलायन कश्मीर घाटी से बाहर हुआ, ये कितने दिन चला? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? अरे भाई, इतना वहाँ कहा जाता है बलात्कार हुए, मर्डर हुए, भगाया गया, लाखों की संख्या में हिंदू भागे, तो फिर इसका मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है कि नहीं? और तब तक तो फिर आर्मी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी समर्थित, अटल बिहारी समर्थित, इन्होंने बुला ही ली होगी आर्मी कि लगाओ भाई, ये सारा का सारा मामला क्या है, इसको ठीक करो। यही हुआ होगा। चौंक जाएंगे आप। वो पलायन 11 महीने चला, लगभग 1 वर्ष। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि उस समय की भारत सरकार चाहती थी कि किसी तरीके से धीरे धीरे हिंदू बाहर निकले, क्योंकि हिंदू भी फौरन जाने को तैयार नहीं थे। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं। 11 महीने तक पलायन होता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? पलायन जब होता है तो लोग भागते हैं, और फिर एक साथ भागते हैं। मैं मान सकता हूं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक हुआ होगा, और तब तक तो आर्मी भी लग गई होगी। तो ये जितने भी वो जो सेपरेटिस्ट थे या आतंकवादी थे जो ये काम कर रहे थे, उनको कब्जा भी, कंट्रोल भी कर लिया होगा, लोगों को सुरक्षा भी दे दी होगी। 11 महीने तक पलायन का मतलब ये होता है कि भारत सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली, अटल बिहारी वाजपेयी समर्थित, भारतीय जनता पार्टी समर्थित चलाई जा रही वीपी सिंह की सरकार उस समय जो केंद्र में थी, वो चाहती थी कि सारे के सारे हिंदू और सिख घाटी से चले जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये थॉट प्रोसेस रही। वीपी सिंह तो खाली मोहरा थे, उनकी ये थॉट प्रोसेस थी। और आज मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं 50 बार बता चुका हूं पहले हर चैनल पे और लोगों को,
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इच्छा ये थी और मंशा ये थी कि सारे हिंदू अगर घाटी से चले जाएंगे तो अगर कल को उनकी सरकार केंद्र में आती है और वो सेना को आदेश देते हैं कि गोली चलाओ और सेना गोली चलाती है, या पुलिस को आदेश देते हैं और पुलिस गोली चलाती है, आंख बंद करके भी चलाएगी, तो सामने जो मरेगा वो मुसलमान होगा, क्योंकि सारे हिंदू और सिख तो जा चुके होंगे। ये है घाटी का सच, ये है 1990 का सच। 11 महीने तक पलायन कराते रहे, लोगों को निकलवाते रहे। क्यों? इतनी आर्मी होने के, इतनी पुलिस होने और इतनी केंद्र की सत्ता होने के बावजूद 11 महीने तक अगर आप खाली करवा रहे हो, फिर आप पलायन नहीं करवा रहे हो, फिर एक्चुअली आप जगह खाली करवा रहे हो। और किससे करवा रहे हो? सिर्फ एक वर्ग विशेष से, हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से। कारण कि बाद में जब घाटी में गोली चले तो मरने वाला सिर्फ मुसलमान हो, और फिर तुम नाम दे दो उसको कि वो आतंकवादी था। ये 1990 में हुआ। उसके बाद की आई हुई सरकारों में, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी। उन्होंने कश्मीरियत की बात करी, सेपरेटिस्ट से मिले, अलगाववादियों से वो भी मिले, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं आया। जब 1947 से 42 साल तक, 1989 तक सोल्यूशन नहीं आता, ये 2-4 साल की सरकार, 5 साल की सरकारों में क्या सोल्यूशन आ सकता है? धीरे धीरे आता है, समय लगता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप फिर आगे देखते हैं तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की 6 वर्ष, टोटल 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, जब वो चीज़ खत्म हो गई, उनकी सरकारें खत्म हो गई, फिर कांग्रेस आई, मनमोहन सिंह बने, घाटी में बहुत शांति आना शुरू हुई बनिस्बत जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था। अटल बिहारी वाजपेयी ने ज़बरदस्ती कारगिल भी करवा दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, ज़बरदस्ती कारगिल करवाया, सबको पता है। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, 10 वर्ष रहे प्रधानमंत्री, तो सब कंट्रोल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। आंकड़े निकाल के देख लीजिए भारत सरकार के, किसी की सरकार। उसके बाद मोदी सरकार आई और फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कश्मीरियों के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया। वो बात और है कि नरेंद्र मोदी दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब कश्मीर घाटी में चुनाव होने वाले थे, जम्मू और कश्मीर असेंबली के, तब वहाँ जा करके वो उन्होंने स्टेडियम में से खड़े होकर के भाषण दिया था नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा था कि ये तो मोदी सरकार है जिसने सेना से माफ़ी मंगवा दी तुम लोगों को। एक घटना के बारे में था, माफ़ी मंगवाई थी आर्मी से, हमारी आर्मी से। इस तरीके के तो ये लोग हैं। फिर धीरे धीरे आपने आगे देखा कि कैसे अगस्त 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर ना मजाक हुआ। खैर आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, और मेरी समझ, मेरी राजनीतिक समझ और मेरी लीगल समझ के हिसाब से, तो वो गैरकानूनी एक फैसला है, राष्ट्रपति जी साइन ही नहीं कर सकते। खैर आपको भी पता है ज़बरदस्ती के सौदे बहुत होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और ये मैंने आरटीआई जो एक हुई थी उसके डिटेल्स मैंने जम्मू से मंगवा करके टीवी चैनल्स पे भी कहा था, मैंने आज पोस्ट भी किया है, और मैंने वैसे भी हर चैनल पे ये चीज़ खुलासे किए हुए हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन, यानी कि हट जाने की जो बात कही जाती हुआ, वो डाइल्यूट है, निहित है, कमज़ोर किया गया है। उसके बाद तो हमले और बढ़े, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के, पत्थर के बाजी के हों, चाहे वो आतंकवादी हमले हों, वो और बढ़े। और यहाँ तक कि हमने पुलवामा भी पता है किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ पता है। तब से लेके आज तक एक ही बात हम सुनते हैं कि अमित शाह जैसा बेवकूफ़ आदमी जो कहता था कि नोटबंदी के बाद, और ये नरेंद्र मोदी कहता था नोटबंदी के बाद ख़त्म हो जाएगा आतंकवाद कश्मीर में, और उसके बाद अमित शाह कहता था कि पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर श्री कहते हैं कि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो वहाँ आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और मर्डर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आतंकवाद। अरे चूतियों, किसको बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग? रोज़ वहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और तुम ही लोग करवा रहे हो। क्या हमें नहीं मालूम? क्या हमें नहीं मालूम? अजय मिश्रा टेढ़ी के लौंडे को बचाने जब तुम निकल सकते हो तो सारे के सारे हथकंडे तुम करा सकते हो, ये साफ है। इसलिए आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय दोबारा वही चीज़ कर रही है। मेरी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ जिसकी आज, कल, उससे पहले आतंकवादी हमलों में मृत्यु हुई, उसके परिवारों के साथ मेरी संवेदना। लेकिन क्या आप जानते हैं करवा कौन रहा है?